तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2024 मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के तहत व्याकरण खंड पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया या वर्ब के बारे में। तो परिभाषा कुछ क्रिया का इस प्रकार से है कि जिस किसी शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, सोचना वगैरह वगैरह। यानी कि ऐसे शब्द से या जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि आदि। ठीक है। अब होता क्या है कि जिसे अपन क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया के लिए हमको धातु पढ़ना पड़ता है। अब धातु जो है ये क्रिया के मूल रूप होते हैं, जिन्हें कि मूलांश यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और धातु से ही जो क्रिया के पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना, फिरना, उठना, घूमना, बैठना की अगर हम बात करें तो चलो चलना की अगर हम बात करें तो चलना जो क्रिया है इसमें चल जो है ये धातु शब्द है और ना जो है प्रत्यय जोड़ा गया है। उसी तरह पढ़ना क्रिया में पढ़ जो है धातु है और ना प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है। तो प्रायः क्या होता है कि धातुओं में ना जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो धातुओं में प्रत्यय जोड़ने पर वह क्रिया का निर्माण होता है। और पहचान का तरीका यह है कि धातु पहचानने का सरल एक सूत्र ये होता है कि जो भी शब्दांश दिया गया उसमें लास्ट में ना लगा के देखो आप। अगर क्रिया बने तो समझ लीजिए कि ये जो शब्दांश है वो धातु है। जैसे मिट, मिट लिखा है उसमें ना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिटना। तो मिटना क्रिया है एक तरह का, है ना। अब धातु की बात करें तो धातु जो है मुख्यतः दो होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो मूल धातु की बात करें ये स्वतंत्र होता है और किसी भी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करता, जैसे जा, खा, पी, रह वगैरह वगैरह। अब जा में हम लगा देंगे ना, जाना, तो ये मूल धातु हो गया जा। और यौगिक धातु यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का या चीज़ों का समूह। तो यौगिक धातु में क्या होता है कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु बनाया जाता है। तो जो यौगिक धातु है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो यौगिक धातु जो है 3 प्रकार के धातु होते हैं। जैसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से मिलकर बनती है। जैसे आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द बनता है। जैसे मूल धातु है उठना, तो इसमें अगर हम आना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उठाना, उठवाना। एक तो हो जाएगा आना जोड़ देने से उठाना हो जाएगा और वाना जोड़ देने से उठवाना हो जाएगा, तो ये धातु हो जाएगा। देना दिलाना या दिलवाना हो जाएगा, करना कराना या करवाना हो जाएगा। तो ये भी प्रेरणार्थक धातु क्रिया है ये। ठीक है। इसके बाद दूसरा है यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। तो इसमें क्या है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोनद होना, मतलब जब 2 क्रिया जुड़ जाए आपस में तो यौगिक धातु बनता है या यौगिक क्रिया बनता है। जैसे रोनद होना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, इस टाइप से। और एक होता है नाम धातु, जो तीसरा यौगिक धातु का जो उदाहरण है वो तीसरा उदाहरण है नाम धातु। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहा जाता है। जैसे जो गरियाना शब्द है ये गाली से आया है, तो ये जो गरियाना है ये नाम धातु हो गया। और लात से जो लतियाना वर्ड आया है ये लात से आया है। जुतियाना जूता से आया है। बात से बतियाना आया है। और गरम से गरमाना आया है। ठीक है। ठंडा से ठंडाना और चिकना से चिकनाना आया है। तो ये जो चिकनाना वर्ड है ये कहाँ से आया है, चिकना से। और जो लतियाना है कहाँ से आया है, लात से। तो ये नाम धातु कहलाता है। ठीक है। अब
हम क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, तो ऐसे क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो और जब क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता हो, तब ऐसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम फल खाता है, तो राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो खाना राम का क्रिया हो गया और किस चीज़ को खा रहा है? फल को, तो फल कर्म है। तो राम फल खाता है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो गया। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है? सीता गीत गाती है। तो गाना जो है या गाती जो है ये इसका क्रिया हो गया और गीत जो है इसका कर्म हो गया। मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो हो सकता है कुछ पुस्तक पढ़ रहा हो या कुछ भी पढ़ रहा हो। तो मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे संभावना बन रही कुछ ना कुछ तो वो पढ़ रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अब इसका देखिए पहचान, जो सकर्मक क्रिया है इसके पहचान करने का तरीका ये है कि अगर सवाल किया जाए कि क्या, किसको, है ना, तो दो प्रकार का प्रश्न है सकर्मक क्रिया के लिए, आप करके देखिएगा जो एग्जाम्पल दिए रहे हैं उसमें, कि अगर और उसका जो दोनों का करेक्ट आंसर मिले तो इस प्रकार के जो क्रिया हैं वो सकर्मक क्रिया होते हैं। यानी कि सिंपल है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो अकर्मक क्रिया के साथ क्या है? कर्म नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसका जो फल है ये कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए राधा रोती है, तो ठीक है राधा तो रो रही है, कर्म तो क्रिया तो यहाँ हो रहा है, लेकिन क्रिया का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है। तो राधा रोती है तो उसी पर पड़ रहा है। मोहन हंसता है तो इसका फल जो है मोहन पर ही, मतलब मोहन पर ही इसका जो क्रिया का फल है, हंसना इसमें क्रिया है और ये हंस कौन रहा है? मोहन हंस रहा है। तो जो क्रिया का फल जो है मोहन पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, उसको भी देख लें हम। तो एक है सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सहायक क्रिया जो है ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ या घर जाता हूँ, वे हंस रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हूँ, था, थी जो है ये सहायक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा मैं घर जाता हूँ जो लिखा है, तो यहाँ पे जाना जो है या जाता ये मुख्य क्रिया है और हूँ ये सहायक क्रिया हो जाएगा। वे हंस रहे थे, तो यहाँ पे जो हंसना है ये मुख्य क्रिया है और रहे थे ये सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्रिया है, क्रिया का एक जो प्रकार है वो है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है एब्सोल्यूट वर्ब में, कि जब कर्ता एक क्रिया को या एक काम को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भोजन करके ये मतलब भोजन करने के बाद सोता है वो, तो यहाँ पे भोजन करके जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद ही दूसरा क्रिया यहाँ पे राम कर रहा है। ठीक है। और तीसरा है इसमें नामबोधक क्रिया। तो संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे तो नामबोधक या नॉमिनल वर्ब में क्या होता है कि संज्ञा या विशेषण के साथ जो है क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बन जाती है। जैसे संज्ञा और क्रिया जोड़ा जाए, संज्ञा क्या है? लाठी, और क्रिया क्या है? मारना, तो लाठी मारना ये नामबोधक क्रिया हो जाएगा। रक्त खौलना ये भी हो जाएगा नामबोधक क्रिया। और विशेषण और क्रिया, दुखी होना तो दुखी होना, पीला पड़ना, पीला पड़ जाना, तो ये भी है नामबोधक क्रिया में आते हैं। इसके अलावा द्विकर्मक क्रिया या डबल ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें क्या है कि ऐसे क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे क्या है? दो कर्म है, छात्रों को हिंदी, छात्रों और हिंदी ये दो कर्म हो गया। और श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पे क्या है? राम एक कर्म तो ये हो गया, राम को, और थप्पड़ मार देना तो ये भी, मतलब थप्पड़
तो दो कर्म हो गए यहाँ, मारना तो क्रिया हो गया, तो राम ने शाम को थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो रहा है। और अंतिम है इसका संयुक्त क्रिया या कंपाउंड वर्ब। तो इसमें क्या है कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, फिर मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा और मैंने किताब पढ़ ली। और तो इसमें क्या है, दो क्रिया के संयोग से कोई शब्द बने तो यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। और एक अन्य जो अंतिम है वो है क्रियार्थक संज्ञा या वर्बल नाउन। इसमें क्या है कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना जो है यहाँ पे, हालांकि ये तो है क्रिया के तहत आता है लेकिन संज्ञा के तहत प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं हम। और इसके लिए इसके अलावा दूसरा एक अन्य बेहतरीन उदाहरण है कि देश के लिए मरना सम्मानजनक है। तो यहाँ पे मरना जो शब्द है असल में ये क्रिया है, लेकिन प्रयुक्त किस रूप में हो रहा है, संज्ञा के रूप में। तो ये हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण, मतलब क्रियार्थक वर्ब के रूप में। तो साथ ये था हमारा क्रिया के बारे में एक संक्षिप्त नोट्स। नमस्कार, जय हिंद।